Hello everyone, welcome to our EduSeran channel. I am Amresh Singh, and today I will teach you the chapter 1 of the chemistry of class 12th, which named is the solid state. In this lecture I will cover about what is the solid state. Also I will discuss about its characteristics. Then after I will cover some important question which is in NCERT books also. I mean, the question is solids have definite shape and volume, why? And the next one, that is the most important question, is the difference between the crystalline solid and amorphous solids. First I will discuss about the crystalline solids and the amorphous solids. As already you have studied that solids, liquids and gases, they have the definite some masses, but some have definite shape, but some don't have the definite shape. In the case of the solids have definite shape as well as its definite volume. You can see, if I will take this solid, it has some mass, also it has definite shape, because wherever it will go, it will not change our shape. I mean, the solids have the definite shape and definite volume. But this is not enough to explain the characteristics of the solids. Some important characteristics are discussed in our books, so I am going to discuss that things. देखिए, सॉलिड्स में हमारे क्या है कि जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी ये जो सॉलिड्स है ये एटम से मिलकर के बने हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंसेस है जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी हैं, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन फोर्स है सॉलिड में वो स्ट्रांग है, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में। और जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्ट्रांग है। तो इसीलिए अगर हम जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, कैसे कोई एक क्राउड है, तो क्राउड में बहुत सारे पीपुल्स वहां पे हैं। अब ये सारे आपस में गैदरिंग किए हुए हैं, तो देखे होंगे आप कि ये पीपुल ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के नियर में है। तो सेम एज आप सॉलिड के केस में भी सोचिए कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। इसलिए वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं वो हमारा बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहला तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है सॉलिड्स का कि इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप है और डिफिनिट वॉल्यूम है। यानी ऐसा नहीं है कि हम जिस भी इसको कोई भी सपोज करते हैं, एक डिब्बा ले लेते हैं, उसमें अगर इस सॉलिड को हम रख दें तो ऐसा नहीं है कि वहां पे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स विल बी चेंज, सॉरी वॉल्यूम विल नॉट चेंज, द शेप ऑफ द लिक्विड्स विल बी चेंज। यानी जिस डिब्बे में हम लिक्विड्स को रखेंगे उसी का वो शेप ले लेगा। लेकिन ये सॉलिड हमारा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ही कम होता है। अब यहां पे देखिए थर्मल एनर्जी हम किसको बोलते हैं? थर्मल एनर्जी कुछ नहीं है, बस जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है ना, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही हमारा क्या है, थर्मल एनर्जी है। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा थर्मल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो सॉलिड के केस में क्या है, हमारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ही कम हो रहा है ना। सॉलिड के केस में मूवमेंट हमारा जो मॉलिक्यूल्स का है बहुत कम हो रहा है, इसलिए थर्मल एनर्जी वहां पे क्या है, कम है, यानी लेस है। किसके कंपेयर में, लिक्विड्स के और गैसेस के कंपेयर में। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है
कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए सॉलिड स्टेट हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे द मैटर्स इन विच दे हैव definite shape as well as definite volume and mass known as solids, ठीक है, and the state of matters is known as solid state, ठीक है, known as solid state। अब इसकी हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सॉलिड स्टेट की, देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट इसका तो यही है कि दे हैव व्हाट, दे हैव डेफिनिट शेप, ठीक है, एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा कि द इंटरमॉलिक्यूलर distances between the molecules of solids, between the molecules of solids are short, ठीक है। That's why इसमें क्या होंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between the molecules are strong, ठीक है। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी द लेस, ठीक है। आप जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बताने वाले हैं आपको। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि सॉलिड्स हैव, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, अगर आप रेफर करें वहां पे, कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, व्हाई। तो एक ही रीजन है इसका कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है दे आर टू शॉर्ट। दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू मूव टू मच फास्टर। That's why the thermal energy will be in less amount compared to the liquid and compared to the gases. That's why the solids have the definite shape and volume, ठीक है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। अगर हम सॉलिड्स को यहां पे कैटेगराइज करें, क्लासिफिकेशन करें, तो यहां पे सॉलिड्स को एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में रखा गया है और दूसरे को एमॉर्फस में। अब क्रिस्टलाइन के भी चार पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है आयोनिक सॉलिड्स, जो सेकंड वन है वो है हमारा कोवैलेंट सॉलिड्स, जो थर्ड वन है वो है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड द लास्ट वन दैट इज द फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसको बोलते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स किसको बोलते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, the right difference between the crystalline solids and amorphous solids. You can see, you can refer, this question has been asked many times, ठीक है। So
फर्स्ट आई विल डिस्कस व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। देन आई विल कवर द एमॉर्फस सॉलिड्स and then after I will discuss the difference between the crystalline solids and amorphous solids। देखिए सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल देकर के आपको समझाना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसको बोलते हैं? अगर हम एक क्लास में, कोई भी क्लास में जाते हैं, वहां पे अगर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो एक डिफिनिट ऑर्डर में बैठे हुए हैं, एक डिसिप्लिन वे में बैठे हुए हैं, तो वहां पे क्या होगा? डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा। बट अगर वही हम एक मार्केट में जाते हैं तो वहां पे क्या होंगे? जो पीपुल्स होंगे, जो लोग होंगे, वो एक अनडिफिनिट ऑर्डर में मूव कर रहे होंगे, यानी वहां पे हमारा डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा। तो जहां पे ज्योमेट्रिकल शेप डिफिनिट ऑर्डर में होंगे वहां उस सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जिस सॉलिड में जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो अगर अनडिफिनिट ऑर्डर में है, यानी दे आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर एंड दे आर नॉट इन द ऑर्डर, देन दीज सॉलिड्स आर नॉन एज द एमॉर्फस सॉलिड्स। सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन दें क्रिस्टलाइन का तो यह होगा कि द सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, उसी से तो हमारा क्या बनता है? सॉलिड्स बनते हैं। तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डिफिनिट शेप में, एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज होते हैं, उस सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जिस सॉलिड में हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन अनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में रहते हैं, उस सॉलिड्स को हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल देना चाहें तो सबसे पहला एग्जांपल होगा आपका डायमंड। डायमंड की अगर कोई भी एक पार्ट को आप ले तो उसका हर एक पार्ट का क्रॉस सेक्शन सेम होगा, जो एक बड़ा सा उसका पार्ट होगा, यानी उसका एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है। उसी तरह से NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, उसका भी हमारा एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है। क्वार्ट्ज का भी अगर हम बात करें तो उसका भी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है। बट एमॉर्फस सॉलिड्स का अगर हम एग्जांपल बात करें तो कोल, सबसे पहले एग्जांपल हम कोल का लेते हैं। तो अगर कोल को हम उसका देखें तो हर एक पार्ट का शेप अलग अलग, यानी उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक ज्योमेट्रिकल, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा? देखिए अभी आपको हमने बता दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते किसको है, किसको बोलते हैं? द सॉलिड्स इन विच द constituent पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे हमारे एटम्स आ जाएंगे और आयंस भी आएंगे, ठीक है, यानी जिससे हमारा वो सॉलिड्स बना है, ठीक है। आर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है अगर वो अरेंज है डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में तो उस सॉलिड्स को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका जो रेंज होता है वो एक लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है। यानी जैसे अगर हम पूरे होल क्लास की बात करें तो इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो, यानी एक जो रेंज होगा वो क्या होगा? लॉन्ग होगा। बट एमॉर्फस सॉलिड के केस में क्या होंगे हमारे? वहां पे शॉर्ट रेंज होगा, यानी जैसे फर्स्ट रो में अगर 4 स्टूडेंट बैठे हैं तो सेकेंड रो में क्या हो जाएंगे? 4 हैं, बट थर्ड में क्या हो जाएंगे?
फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ, यानी वो जो हमारा रेंज है ऑर्डर वो आगे तक नहीं जाता है एमॉर्फस के केस में, ठीक है। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स में क्या होंगे, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक लॉन्ग रेंज तक अरेंज होंगे ऑर्डर में, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो डायमंड, दूसरा जो है NaCl, क्वार्ट्ज भी इसी में आता है, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स किसको हम बोलेंगे, बस ये जो अरेंज किसमें है, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में, बट वहां पे क्या होंगे, अनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी द सॉलिड्स in which constituent particles are arranged in a undefinite geometrical shape, known as एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। यानी यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक अनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में होंगे। एग्जांपल इसके क्या है, ग्लास भी है हमारा इसमें, और एक पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड भी है, कोल भी है इसमें, ठीक है। अच्छा, एमॉर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो शॉर्ट रेंज में अरेंज होंगे, मतलब इनका जो ऑर्डर होगा वो शॉर्ट रेंज के लिए होगा, यानी दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। यानी क्रिस्टलिन सॉलिड की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, एक रियल सॉलिड है, बट जो एमॉर्फस सॉलिड है वो रियल सॉलिड नहीं है, वो क्या है, स्यूडो सॉलिड है। अभी हम डिस्कस करेंगे स्यूडो किसको बोलते हैं, जो डिफरेंस आएगा ना एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलिन सॉलिड के बीच जो डिफरेंस वहां पे हम पढ़ेंगे, वहां पे हम बताएंगे आपको स्यूडो किसको बोलते हैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी, वहां पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत बार दिया हुआ है कि राइट डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स हम अभी आपको डिस्कस कर दिए किसको बोलते हैं, फिर भी हम आपको उसके डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहला तो डिफरेंस यही होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उसके पास क्या है, एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है, बट एमॉर्फस सॉलिड्स के पास क्या है, इरेगुलर शेप है। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके पास एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल 3D शेप है, बट जो एमॉर्फस सॉलिड्स है उसके पास क्या है, हमारा इरेगुलर शेप है। इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन विद द शार्प मेल्टिंग पॉइंट? आई मीन द melting point at which the whole solid will convert into the liquid at a particular point. Suppose if you are boiling the water, if suppose you are converting ice into the water, what will happen? Whole ice part will convert into the liquid, I mean into the water at a particular temperature. तो यहां पे जो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसीलिए हम यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में क्या होता है, वो एक 5 डिग्री सेल्सियस पे सपोज करिए मेल्ट हो रहा है, फिर कुछ देर बाद वो 6 पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, उसका जो कुछ पार्ट है वो किस पे हो रहा है, 11 पे हो रहा है, यानी उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा का पूरा पार्ट उसका मेल्ट हो जाएगा, बट
जिसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है वो क्या होगा, उसके पास एक रेंज में मेल्टिंग पॉइंट होंगे, यानी कुछ पार्ट उसके 10 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएंगे, कुछ 11 पे, कुछ 12 पे, कुछ 13 पे, कुछ 40 पे, यानी उसकी एक रेंज होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या होगा हमारा कि इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, बट एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में क्या होगा, दे डू नॉट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है प्रॉपर्टी हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो हीट ऑफ फ्यूजन हम बोलते किसको है, जो भी एनर्जी 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसका फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन है, बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, 1 मोल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th में भी, मोल किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच, यही है, अभी हम बता भी चुके हैं आप लोगों को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, द नेक्स्ट वन डिफरेंस इज द प्रॉपर्टी, वो क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ये दोनों का मीनिंग हम बताएंगे अभी। ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, बट एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी चीज को मेजर करें, सपोज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करें हम, तो इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, बट in case of amorphous solids these are the isotropic. I mean the refractive index, I am supposing the refractive index as a example, the refractive index in whole direction will be the same, यानी इसके हम इस डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी मेजर करें, एमॉर्फस सॉलिड के केस में इस डायरेक्शन में मेजर करें, इस डायरेक्शन में मेजर करें, तो ये सारे प्रॉपर्टी हमारे क्या होंगे, उसके जो मेजरमेंट आएंगे वो सारे इक्वल आएंगे, बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो हमारा इक्वल नहीं होगा, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, हमारे डिफरेंट मेजरमेंट आएंगे। तो इसीलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड्स को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। एक और हम एग्जांपल जो डिफरेंस है दोनों के बीच में आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसको हम रियल सॉलिड्स बोलते हैं, बट एमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है नॉट रियल, यानी वो रियल नहीं है, दिखेगा कि ये सॉलिड है बट वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। इफ यू विल सी over 100 of year, if a mirror is hanging, then the lower part of the mirror will be the thicker compared to the upper part. Why? Because these glass are not the real solids, these are the liquids, but it is so dense, that's why the liquids is moving but we are not observing with naked eye. So over 100 of years the lower part of the mirror will be the thicker and the upper part of the mirror will be the thinner. क्यों? क्योंकि जो ये हमारा सॉलिड्स तो है नहीं एक्चुअल में, ये क्या है, हमारा लिक्विड्स है, बट इतना डेंस है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं कि हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, यानी ये हमारा रियल सॉलिड्स नहीं है। जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब देखे होंगे जो वायर, इलेक्ट्रिक वायर है उसके ऊपर में क्या होता है, पीवीसी होता है, वो दिखता है कि सॉलिड है, बट अगर आप उसको सनलाइट में रखें तो आप देखिएगा कि वो क्या करता है, फ्लो करता है। अगर आप पॉलीविनाइल क्लोराइड को ऐसे रख दे तो जो लोअर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा कंपेयर टू द अपर पार्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है, लिक्विड है, बट इतना डेंस है कि हम देख नहीं पाते कि ये हमारा लिक्विड मूव कर रहा है।
तो इसीलिए हम एमॉर्फस सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोलते हैं रियल सॉलिड्स। तो जो ठीक है, एक ये भी डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। चलिए अब हम आपको लिख देते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, आपको ये 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएंगे, तो 5 to 6 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इधर हम लिखते हैं, और दूसरी तरफ क्या होगा हमारा, एमॉर्फस सॉलिड्स। सारे पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर दिए हैं, फिर से डिस्कस कर देंगे अभी। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दे हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, इसके पास क्या होता है, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स दे डू नॉट हैव द डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। इसके पास क्या होता है, इरेगुलर शेप होते हैं। दे हैव इरेगुलर शेप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी अभी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी दे हैव दिस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मीनिंग ये हुआ कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सारे के सारे सॉलिड्स का जो पार्ट है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स they do not have the sharp melting point. They have the range. I mean, if I converting a coal into a liquid part, or suppose PVC into the liquid part, polyvinyl chloride, then whole part will not convert into liquid at a particular temperature. It will take a long range of temperature. That's why they do not have the sharp melting point. ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो हीट ऑफ फ्यूजन का है। देखिए आपको पॉइंट कैसे याद रखने हैं, पॉइंट याद रखने हैं, एक तो शेप का, एक मेल्टिंग पॉइंट का, हीट ऑफ फ्यूजन का। किसको रियल सॉलिड बोलते हैं, किसको स्यूडो, वो तो बता ही दिए हैं। ऐसे करके आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो नेचर देखने हैं, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक वाला, बस ऐसे लिखने हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास डिफिनिट यानी फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, दे हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं हम, जो 1 मोल सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या होता है, फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, बट एमॉर्फस सॉलिड्स में ए हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं है। दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसके पास फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द रियल सॉलिड्स, यानी ये सॉलिड्स रियल हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे मूव करते हैं, यानी ग्लास के केस में क्या है, वो दिखता तो है सॉलिड है, बट वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो रियल सॉलिड नहीं है, वो एक लिक्विड है, बट इतना डेंस है वो कि हम देख नहीं पाते हैं नेक्ड आई से। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। एमॉर्फस को क्या बोलते हैं, स्यूडो। स्यूडो का मीनिंग क्या होता है, नॉट रियल। याद रखिएगा, स्यूडो का मीनिंग क्या होता है, नॉट रियल। दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, दे आर एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, बट एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक को अभी हम डिस्कस किए थे
कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं, सपोज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही मेजर करते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस डायरेक्शन में नहीं होगा। कौन सी केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। बट एमॉर्फस सॉलिड के केस में हर एक डायरेक्शन में उसके प्रॉपर्टी सेम होंगे। ठीक है, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसके वो क्या होंगे? हमारे एनाइसोट्रॉपिक होंगे, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होंगे वो आइसोट्रॉपिक होंगे। एक और पॉइंट हम लिख देते हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके पास क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, हमने ये डिस्कस कर चुका है। तो लिख देंगे कि दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, वो क्या है? एक लॉन्ग रेंज है और वो एक डिफिनिट ऑर्डर में है। वो किसके केस में है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में है। बट एमॉर्फस का एग्जांपल हम किसको दिए थे? क्राउड का। हर एक रो में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ऑर्डर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो आप अगर ये 6 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर से हम थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है, एमॉर्फस सॉलिड्स के पास इरेगुलर शेप है। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, बट उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है एमॉर्फस सॉलिड के पास। और क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स है, किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, बट हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं है, किसका? एमॉर्फस सॉलिड्स का। क्यों? क्योंकि उसके पास डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज नहीं है। इसको हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसको बोलते हैं रियल सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि ये फ्लो नहीं करता है। बट इसको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि ये मूव करता है ओवर द लॉन्ग ऑफ ईयर्स। वी कैन ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके पास क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक लॉन्ग रेंज में, यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके एक लॉन्ग रेंज के ऑर्डर में अरेंज होते हैं। बट इसके पास क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज होते हैं। ठीक है, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक हमने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया आपको? व्हाट इज द सॉलिड स्टेट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बताया कि व्हाई सॉलिड्स हैव द डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट वन जो था वो था हमारा व्हाट डू मीन बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, हमने एग्जांपल भी दिया आपको। नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है कि राइट डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर I will discuss about the types of crystalline solids, that is ionic, उसके बाद मॉलिक्यूल कोवेलेंट, उसके बाद मॉलिक्यूलर और फिर मेटालिक सॉलिड्स। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं, इस चैनल एडुसीरन को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हर एक वीडियो को आप अपडेट करते हुए देखते रहोगे। रेगुलर बेसिस पे हम अपलोड कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप बस स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स तैयार रखें। ओके, थैंक यू।